यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सो आइए इस वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है इंडियन नेशनलिज्म और क्या वजह रही थी इंडियन नेशनलिज्म के अराइज होने के पीछे। तो व्हाट इज नेशनलिज्म में समझना ये है कि नेशनलिज्म एक कल्चरल फिनोमिनन है जहाँ पे पूरे इंडियंस अपने आप को एक बड़ी परिवार का, एक बड़ी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। ये ठीक उसी तरीके से मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में इंडियंस जो थे यूनाइट होना शुरू किए थे एक मास लेवल पे, एक नेशनलिज्म के फीलिंग्स में। और इनके जो कनेक्शन के फैक्टर थे, जो कॉमन फैक्टर थे, लाइक इनके पुराने जो 2000 सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ थे, कॉमन पास्ट थे, और उस माहौल में एक जो नई इंडिया बनाने का जो ड्रीम इमर्ज किया रहा था, तो इस ओवरऑल सिनेरियो में एक यूनिफिकेशन और एक नेशनल कॉन्शियसनेस अराइज कर रहा था। और उसी में समझ लीजिए कि आप मूवमेंट एक ड्रीम से ड्राइव होती है। तो वहाँ पे एक आज़ादी की लड़ाई लोग महसूस कर रहे थे, आज़ादी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, आज़ादी भुखमरी से, आज़ादी गरीबी से। तो ये सारे फैक्टर्स आपका नेशनलिज्म के बिगनिंग में ऑपरेट करते हैं। सो हमें समझना है कि क्या क्या फैक्टर्स रही इंडियन नेशनलिज्म के पीछे जो अराइज हुई मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में। तो उसमें सब बहुत सारे फैक्टर आएंगे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल। सो इसे एक एक करके डील करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद ब्रिटिश ने अपना एक रूल की स्थापना शुरू कर दिया था। तो बंगाल हो गया या कहीं कहीं पे अपने रूल उनके बनने लगे थे, और 1857 आते आते उन लोग काफ़ी अच्छा एक लार्जर लेवल पे पॉलिटी इस्टेब्लिश कर चुके थे। तो वो जहाँ भी गए अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने लगे। तो इनका एक के निगेटिव इम्पैक्ट आया इंडियन पॉपुलेशन पे, जो देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या था कि ब्रिटिश रूल की जो खासियत है कि ये कॉलोनियल नेचर की थी। कॉलोनियल नेचर कहने का मतलब ये होता है कि ये ब्रिटेन को प्रॉस्पेरस बना रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करके। इंडियन रिसोर्सेज को इसलिए यूज़ करना है ताकि वो ब्रिटेन के प्रॉफिट बढ़ा सके, उसके इकोनॉमी के प्रॉफिट को बढ़ा सके। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चलो आप कॉलोनियल थे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपने लॉ बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, बट ये इतने डेस्पोटिक थे, ऑटोक्रेटिक थे कि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट नहीं करते थे। इंडियंस लीडर्स हो या किंग्स थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता था। तो एक तरीके से काफ़ी डिमीनिंग था इंडियन पॉपुलेशन के लिए वो फेज़। फिर आप देख सकते हैं एक रेशियल आउटलुक। रेशियल आउटलुक कहने का मतलब है वाइट सुपरमेसी। हम लोग वाइट लोग बहुत अच्छे हैं, ब्रिटेन का ऐसा मानना था, और कोई सिंपैथेटिक या इमोशनल कनेक्शन नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा था कि यहाँ के कोई रूलर्स आ रहे थे, रूल कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता जरा सा भी भावनाओं के स्तर पे कनेक्टेड नहीं महसूस करती थी। तो ये एक ना सफरिंग बिल्ड कर रहा था पूरी सोसाइटी में, और ये पूरे इंडियन को जोड़ रहा था, क्योंकि उनके सफरिंग जब कॉमन थे तो एक कॉमन एनिमी निकल के आ रहा था, वो था ब्रिटेन। आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो आप ये देखोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटेन आया तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो थे ही बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑब्वियसली जब उन्होंने रूल इस्टेब्लिश किया तो उनके रूल से अनइंटेंशनली हम कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बाहर निकल के आए इंडियन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटी में। क्या थे पॉलिटिकल इम्पैक्ट? सबसे पहले पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एट लार्जर स्केल। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बहुत दिनों बाद इंडिया के धरती पे ऐसा हुआ था कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट एक सिमिलर पॉलिटी, एक ही रूलर का, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था। जिसमें ब्रिटिश ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, उस समय यहाँ की पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थी। लाइक क्या थे उस समय? मराठास अलग रूल कर रहे थे, निज़ाम जो हैदराबाद के थे अलग थे, बंगाल, डिक्लाइनिंग मुगल थे, राजपूत थे। तो ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिया बटी हुई थी। तो इसलिए यहाँ के लोग भी छोटे छोटे टुकड़ों और आइडेंटिटी से डिवाइडेड होने लगे थे पॉलिटिकल लेवल पे भी। आप ये सारा मैप देख सकते हो। ये फिर भी मराठा उस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्वायर किया है, आप ये देखोगे। तो इस समय मुगल का काफ़ी डिक्लाइनिंग फेज़ है। मुगल ये सेंटर में है, उस समय यहाँ से रूल करता था। ये देखो अब बंगाल अलग निकल चुका है। फिर आप इधर देखो हैदराबाद का एक अलग है, इधर कर्नाटक अलग फॉर्म कर रहा था, जो हम लोग आगे जाके देखते हैं। तो ये आपका निकल के आया कि एक डिवाइडेड पॉलिटी में लार्जर यूनिफिकेशन। अब ये हुआ कि जब उन्होंने सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम,
एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, कम्युनिकेशन लाइक रेलवेज, पोस्ट, ये सारी चीज़ें जब इस्टेब्लिश किया तो इंडियंस ऑल ओवर नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट एक दूसरे लोकेशन पे जोग्राफिकली जा सकते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। तो एक तरीके से एक जोग्राफिकल और इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन शुरू हो चुका था। तो ये इंडियंस को जोड़ रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे ऑब्वियसली एक कॉमन कॉज तो सफरिंग से निकल के आ ही रहा था ब्रिटिश की वजह से, तो ये दोनों को, ये पूरे इंडियंस को जोड़ रहे थे। फिर हमें आगे देखें तो एक बहुत अच्छी बात थी ये कि एनलाइटमेंट यूरोप में आया था, वेस्टर्न एजुकेशन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। तो वेस्टर्न एजुकेशन जो थे एनलाइटमेंट के वैल्यूज़ पे इस्टेब्लिश थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल के वैल्यूज़ पे थे, कॉज ऑफ रीजनिंग पे इस्टेब्लिश थे। तो यहाँ से क्या हुआ कि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जो थे कुछ अच्छे वैल्यूज़ एब्जॉर्ब किए, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, नेचुरल जस्टिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया। तो ये वैल्यू जब एब्जॉर्ब किए तो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कि हाँ भैया लिबर्टी है, इक्वलिटी है, तो हमें इंडियन को भी इक्वलिटी की नज़र से देखना है। तो जैसे ही हम इक्वलिटी की नज़र से देखेंगे तो एक यूनिफिकेशन बिगिन हो जाएगी सोसाइटी में। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स निकल के आए ब्रिटिश की तरफ से, जो कि इंटेंडेड नहीं थे, ये आउटकम थे उनके कॉलोनियल माइंडसेट के। अब हमें समझना है रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। नेशनलिज्म मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में बिगिन होती है, लेकिन आपका फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बिगिन होता है। बहुत अच्छे रिफॉर्मर आते हैं लाइक राजा राम मोहन राय, आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये सारे रिफॉर्मर क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी के जो डिवाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, इनको बहुत अच्छे से अटैक करते हैं, इनको समझाते हैं इंडियन पॉपुलेशन को कि ये गलत है। और ये वेस्टर्न एनलाइटमेंट मूवमेंट के जो वैल्यूज़ थे उनके रैशनल आउटलुक को इम्प्लीमेंट करते हैं खुद में भी, और उसी साइंटिफिक प्रिंसिपल से यहाँ के डिवाइसिव प्रिंसिपल को, ऑर्थोडॉक्सी को तोड़ते हैं। तो ये जैसे डिवीज़न जो कास्ट का कम होता है तो सोसाइटी की एक यूनिफिकेशन शुरू होती है। आपका रिफॉर्म ऑर्थोडॉक्सी हो गया। फिर आप देखोगे तो जितने अच्छे वैल्यूज़ थे, चूँकि हमारी सिविलाइजेशन एक आप बोल सकते हो जड़ता की तरफ जा रही थी, बहुत सारे साइंटिफिक इनोवेशंस नहीं हो रहे थे, बहुत पुराने विचार ब्राह्मणिज्म के वो बहुत ही सालों से चलते आ रहे थे। तो एनलाइटमेंट जो यूरोप में हुआ तो वेस्टर्न के जो अच्छे वैल्यूज़ थे उन्हें उन वैल्यूज़ को हमारे रिफॉर्मर बहुत अच्छे तरीके से, जो अच्छे थे उन्हें अडॉप्ट किया, जो नहीं अडॉप्ट करने लायक थे उन्हें रिजेक्ट किया। और ये सारे अडॉप्शन ऐसे किए जो कि हमारे अपने जो अच्छे वैल्यूज़ थे सिविलाइजेशन के, उनसे तालमेल खा के एक इंडिया का पिक्चर क्रिएट कर पाए कि हाँ हम लोग भी इंडियाज़ वैल्यू लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे ना, एक क्राफ्ट्समैन का काम किए, कैसे वैल्यूज़ को जोड़ के एक पॉजिटिव आउटलुक देना हो, अपनी इंडिया की आइडेंटिटी को भी बचाना है। क्योंकि अगर आप वैल्यू इंपोर्ट कर रहे हो, इंडिया की आइडेंटिटी ही लूज़ कर जाएंगे तो फिर आप कोई भी लड़ाई लड़ेंगे आप कॉलोनी ही बन के रह जाएंगे। तो इंडिया की आइडेंटिटी निकालना भी था और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी इम्प्लीमेंट करना था। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा क्राफ्टमैनशिप था अपने रिफॉर्मर का। और जब आप जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जब जोड़ेंगे तो पॉपुलेशन को एक प्राइड चाहिए, दे वांट टू फील प्राइड, तभी वो जुड़ने का एक मोटिवेशन फील करते हैं। तो हमारे सिविलाइजेशन में बहुत सारे ग्लोरियस वैल्यूज़ थे, उपनिषद के प्रिंसिपल्स थे, फिलॉसफी थे, हमारे यहाँ स्कूल ऑफ फिलॉसफी निकल के आया, वेदांत फिलॉसफी निकल के आया। तो ये अच्छे फिलॉसफीज़ को पॉपुलेशन को देना था, जिससे उनके अंदर एक प्राइड की भी फीलिंग आती है और ये आपका यूनिफिकेशन में हेल्प करता है। अब आगे चलते हैं रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्चर्स इन 1840s। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस बाहर आते हैं, इमर्ज करते हैं और अपनी हिस्ट्री को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करते हैं। ब्रिटेन क्या किया था, उनके जो स्कॉलर्स थे इंडिया के हिस्ट्री को ऐसे दिखाया था कि यहाँ सिर्फ डार्क फेजेस है। तो ये एक यहाँ को ना इंटेलेक्चुअली गुलाम बना चुका था पॉपुलेशन को। नेशनल हिस्टोरियंस फिर से डिगअप करते हैं, अपने हिस्ट्री को दिखाते हैं कि हमारे पुराने समय में भी ब्रिटेन से भी बहुत बड़ी पॉलिटी इस्टेब्लिश किया था मौर्य की डायनेस्टी ने, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन आज के एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा इवॉल्व थे। तो वो एक यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है जब अपने ही देश की हिस्ट्री को जानते हैं कि काफ़ी प्रॉस्पेरस हिस्ट्री रही है। तो ये आपको फिर इंडियंस को हेल्प करते हैं यूनाइट करने में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मौर्य की जो पॉलिटी है, ये आप ये देख सकते हैं।
कितनी बड़ी है मौर्य डायनेस्टी। सिमिलरली आप देखते हैं ये लोग बताते हैं कि गुप्ता एम्पायर जो था यहाँ का एक गोल्डन एज था। तो ये कल्चरल फिलॉसफी, ये सारी चीज़ों पे एक प्राइड की इनकलकेशन होती है अपने समाज में। फिर हम लोग चलते हैं कंटेम्पररी नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस। 19th सेंचुरी एक ऐसा फेज था कि यूरोप में भी एक नेशनलिज्म का प्रोसेस चल रहा था। वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 19th सेंचुरी में क्या था, एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। तो ये जो जर्मन इटली यूनिफिकेशन था वो क्या था, एक नेशनलिज्म की ही लड़ाई थी। तो जब इंडियंस ने देखे कि वो लोग अपना नेशन बना सकते हैं तो हम लोग भी अपना नेशन बना सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी एक नेशन क्रिएट करने के लिए लोगों के अंदर। फिर आपका जो बिगिनिंग है आपका एनलाइटमेंट के बाद, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है या अमेरिकन रिवॉल्यूशन आता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, हमें वैसे समाज से लड़ना, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना है, वैसे किंग से लड़ना है जो लोगों के हित में ना हो। तो ये एक मोरल ग्राउंड था जब हम वैल्यूज़ अडॉप्ट कर रहे थे कि हमें क्यों ब्रिटिश के कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ना था, क्योंकि ब्रिटिश के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हित में नहीं थे, हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यहाँ की जनता को गरीब बना रहे थे। तो इस तरीके से ये निकल के आता है। इसमें एक और चीज़ है, जैसे हमारा एक होता है रोल ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास भी जैसे जैसे आप मिड 19th सेंचुरी में आते हैं तो यहाँ पे लॉयर हैं, टीचर हैं, ये लोकल लेवल पे, अर्बन लेवल पे इमर्ज करते हैं। तो ये मिडिल क्लास क्या करते हैं कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अगेंस्ट में जो भी है प्रोटेस्ट भी करते हैं और यहाँ की इवॉल्विंग जनता को एक लोकल लीडरशिप भी देते हैं। तो एक मिडिल क्लास का जो पॉपुलेशन इमर्ज करता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस में, अर्बन बॉडीज़ में ये ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं एक ग्राउंड लेवल पे यूनिफिकेशन को अचीव करने में। तो ये थी एक तरीके से इंडियन नेशनलिज्म की पूरी कहानी। इसमें और भी बहुत सारे पहलू आएंगे, आपका नेशनलिज्म कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे मॉडरेट्स आते हैं, कैसे एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, कैसे गांधी आते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता है। इसी में हमारा आज जो आप मॉडर्न इंडिया देख रहे हो, इसकी कहीं ना कहीं नींव जो रखी गई है वो हमारे इसी स्ट्रगल में रखी गई है। आज जो संविधान देख रहे हैं इसकी नींव कहीं ना कहीं इस लड़ाई में है। जितना ज़्यादा आप मॉडर्न इंडिया समझेंगे, आपके हर सब्जेक्ट पे यूपीएससी के अंदर काफ़ी अच्छा कनेक्ट बनेगा। थैंक यू।